नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश पुलिस की कामयाबी की कर लेते हैं। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इस ऑपरेशन के तहत भदोही के सुरियावा थाना क्षेत्र के चकिया गांव में पुलिस ने 50,000 इनामी बदमाश दीपक गुप्ता को मार गिराया। आरोप है कि बदमाश दीपक गुप्ता ने चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में दीपक गुप्ता मारा गया, जबकि एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। दीपक गुप्ता पर हत्या, लूट जैसी 17 एफआईआर दर्ज है। इस सभी मामलों में पुलिस को उसकी लगातार तलाश थी। फिलहाल घटनास्थल से पुलिस को एक रिवॉल्वर, एक देसी तमंचा और बाइक बरामद हुई है। तो बड़ी खबर है ये। पुलिस की कामयाबी की खबर न्यूज 18 पर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एनकाउंटर के बाद की ये तस्वीर है, जहां पर पुलिस ने 50,000 के इनामी बदमाश दीपक गुप्ता को ढेर किया है। इस पर कई मामले दर्ज थे, 17 मामले दर्ज थे। और जो बात सामने आ रही है, पुलिस ने जब इसे रोकने की कोशिश की तो फायरिंग की इसने पुलिस टीम पर, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में मारा गया। चेतावनी देने के बाद ही पुलिस पर फायर किया। उस फायर एक्सचेंज में एक बदमाश को 2 गोलियां लगी हैं, जिसे फिर इसे भेजा गया तो अभी पता चला कि उसको मृत डिक्लेयर कर दिया गया है और एक बदमाश भाग गया है, जिसकी तलाश के लिए जिले की सभी टीमें लगी हुई हैं। दिनेश पटेल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, किस तरह से पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी? देखिए, सुरियावा थाना क्षेत्र के चकिया गांव के पास पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक से यह 2 बदमाश आ रहे थे, उनको रोका गया। उसी दौरान उन्होंने भागने के दौरान पुलिस पे फायर कर दिया। बताया जाता है करीब 10 गोलियां उन्होंने पुलिस की तरफ फायर की हैं, जिसमें जो क्राइम ब्रांच प्रभारी हैं अजय सिंह सेंगर, उनके पैर में गोली लगी है, वो घायल हो गए हैं। वहीं क्राइम ब्रांच के एक सिपाही हैं झा, उनकी ब्लड प्रूफ जैकेट से भी एक गोली मिली है, वह बहुत बाल बचे हैं। इस मुठभेड़ में जो है दीपक नाम का जो बदमाश था वह मौके पे ढेर हो गया है। एक बदमाश फरार हुआ है, जिसकी तलाश इस समय पुलिस कर रही है। बताया जाता है कि इस पे अंबेडकर नगर, वाराणसी और भदोही तीनों जनपदों में 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। जी मेनका, बिल्कुल, तो एक बड़ी कामयाबी पुलिस इसे मान रही है। धन्यवाद दिनेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। भले ही यहाँ पर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी हो और अलग अलग जगहों पर पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही हो, लेकिन 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास दुबे अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। एसटीएफ भी इसे अभी तक नहीं पकड़ पाई है, जिसकी तलाश में 100 टीमें इस वक्त लगी हुई है। वो विकास कहां है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इन सब के बीच करीब 4 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को विकास का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। प्रदेश में चप्पे चप्पे पर हत्यारे दुबे की तलाश चल रही है, फिर भी सवाल जस का तस बना हुआ है। विकास दुबे की गिरफ्तारी कब होगी और हत्यारा विकास दुबे सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा? और इन सबके बीच विकास दुबे मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज 18 के हाथ एक और एक्सक्लूसिव जानकारी लगी। विकास दुबे मामले में आज की सबसे बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि सिपाही और दारोगा ने विकास दुबे को पुलिस की दबिश की जानकारी दी थी, जिसका एक ऑडियो सामने आने के बाद दारोगा के शर्मा और सिपाही राजीव चौधरी को सस्पेंड किया गया। इन आरोपों में शाम 5:30 बजे दारोगा के शर्मा से विकास दुबे की बातचीत हुई है। रात 12 कुछ मिनट पर सिपाही राजीव चौधरी से विकास दुबे की बात होती है। इस बातचीत के दौरान विकास दुबे ने सिपाही राजीव से पुलिस से निपट लेने की बात कही थी। यह खुलासा एसटीएफ की जांच में हुआ है। आपको बता दें कि इन दोनों बातचीत के बाद पुलिस 1 बजे विकास दुबे के घर पर दबिश देने पहुंची थी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और ये विकास दुबे पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी, इस सवाल का जवाब अब तक सामने नहीं आया। लेकिन राजनीतिक संरक्षण के साथ ही पुलिस की मिलीभगत के जो सबूत सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। न्यूज 18 के हाथ शहीद सीओ का एक पत्र लगा है, जिसके आधार पर एसटीएफ और डीआईजी अनंत देव के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एसटीएफ के डीआईजी आरोप है कि शहीद सीओ ने एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव को पत्र लिखकर विकास दुबे के क्राइम की जानकारी दी थी। इसी के साथ एसओ चौबेपुर के साठगांठ की बात भी लिखी थी इस पत्र में। बावजूद इसके तत्कालीन एसएसपी अनंत देव ने एसओ चौबेपुर पर कार्रवाई नहीं की, जो पुलिस की साठगांठ के आरोपों को बल देता दिखाई दे रहा है।
अभी मीडिया के माध्यम से इस पत्र की जानकारी मिली है कि इस तरह की रिपोर्ट तत्कालीन क्षेत्राधिकारी ने सीओ SHO चौबेपुर के विरुद्ध दी थी। इस फाइल को हम लोग SSP कार्यालय से मंगा रहे हैं कि क्या रिपोर्ट थी, किस तरह के आरोप उसमें लगाए गए थे विनय तिवारी के ऊपर और उस पर क्या कार्रवाई हुई। आरोपों की जो गंभीरता मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रही है, इसको हम लोग वेरीफाई करके जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इसमें होगी। तो पूरा प्रकरण हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद इसमें कार्रवाई से अवगत कराया जाएगा। सर SSP अब DIG STF हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक वो लिंक तो नहीं है जिसकी वजह से अभी तक वो बचता चला आ रहा है विकास दुबे? देखिए, अब ये सब पूरी फाइल देखने के बाद, समझने के बाद ही कुछ इस बिंदु पर बोला जा सकता है। और वहीं इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने पुलिस के साथ ही सरकार पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर ईमानदार पुलिस अधिकारी देवेंद्र मिश्रा की मार्च में की गई शिकायतों पर ध्यान दिया गया होता तो इतना बड़ा कांड नहीं होता। ऐसे ईमानदार पुलिस अधिकारी के ऊपर उत्तर प्रदेश की सरकार को, आदरणीय योगी जी को और पुलिस वालों को गर्व होना चाहिए। जब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास रहेगा, ऐसे ईमानदार अफसर की ईमानदारी स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज रहेगी। आपने देखा किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। ये बताया है कि उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, हत्या के, लूट के तमाम अपराध थे और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि थाने का SO उसके साथ मिला हुआ था। विनय तिवारी जिसका नाम है, थानाध्यक्ष जो वहां का था, वो पूरी तरीके से उस अपराधी के साथ मिला हुआ था और इसकी एक नहीं कई शिकायतें उन्होंने की। एक बलात्कार के मामले में वो बातचीत कर रहे हैं, SP साहब ने उस विनय तिवारी को, SO को कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया है। 7 अपराधियों को उसने छोड़ दिया है, खुद माना कि मैंने गलती की और खुद मान रहा है कि गलती की। और इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभमणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, राजनीति भी फुल ऑन है अब इस पर जारी, लेकिन सवाल यही है कि कब पकड़ा जाएगा ये अपराधी, कहाँ छिपा बैठा है, आखिर पुलिस क्यों नहीं तलाश पा रही है? 4 दिन बीत गए हैं। इनका देखिए, जाहिर सी बात है, पुलिस के ऊपर, सरकार के ऊपर दबाव बढ़ता चला जा रहा है। 8 पुलिसकर्मियों का हत्या रहा, 4 दिन से ज़्यादा समय हो गया है। बावजूद इसके अभी तक पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है कि आखिर विकास दुबे कहाँ है। क्या उसे धरती निकल गई, आसमान खा गया, कहाँ छुपा हुआ है? 100 से ज़्यादा टीमें बनी हुई हैं, पड़ोस के प्रदेशों में भी दबिश चल रही है, नेपाल सीमा पर भी पुलिस लगी हुई है, लेकिन अभी तक विकास का कोई सुराग नहीं मिला है। और अभी तक की जो जांच आई है उसमें एक चीज़ साफ हो जाती है कि खुद खाकी वर्दी में ही उसके खबरी छुपे हुए थे। 2-3 जुलाई की रात 12:11 पर जो न्यूज़ 18 ने खुलासा किया है कि चौबेपुर थाने के सिपाही राजीव चौधरी ने ही फ़ोन करके विकास दुबे को दबिश की जानकारी दे दी थी। जिसके बाद क्या हुआ वो अब सब जानते हैं, वो इतिहास बन चुका है। 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। तो एक बात साफ हो जाती है कि चाहे सत्ता, सिस्टम या पुलिस के संरक्षण ने ही विकास को विकास बना दिया। वो इतना मजबूत हो गया कि उसको पुलिस का डर ही खत्म हो चुका था। अब यही पुलिस उसको तलाश कर रही है, दर दर भटक रही है, लेकिन अभी तक कोई जानकारी पुलिस के पास नहीं है कि आखिर विकास दुबे कहाँ है। ये भी साफ हो जाता है कि अभी जो तत्कालीन SSP थे आनंद देव, उनको भी तमाम शिकायतें की गई चौबेपुर SO की कि वो लगातार विकास दुबे के साथ हैंड इन ग्लव्स जैसे संबंध है, उनके पास हर जानकारी रहती, लेकिन वो सख्त कार्रवाई नहीं करते। समय रहते शायद इन चिट्ठियों पर अगर कोई कार्रवाई हो गई होती, विकास इतना मजबूत नहीं हो पाता। अब बड़ा सवाल यही है कि विकास कहाँ है और क्या उसको ढूंढ के, उसको तलाश करके सख्त से सख्त सज़ा दिला के अपना खोया हुआ जो इकबाल है वो खाकी वर्दी फिर से पा पाएगी या नहीं। लिखी गई थी, लेकिन खबर यह भी है कि चिट्ठी वाली फाइल ही अब गुम हो चुकी है SSP ऑफिस से। इस वक्त वो उसी STF की अगुवाई कर रहे थे जो STF को जिम्मेदारी दी गई थी इस पूरे मामले की इस वक्त जांच की। तो अब क्या कार्रवाई इस दिशा में?
मेनका देखिए, बात सिर्फ उस एक चिट्ठी की नहीं है जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्रा ने काले कारनामे उजागर किए थे एसओ चौबेपुर के और विकास के साथ उसके साठगांठ की बात की थी। इससे पहले भी कई चिट्ठियां लिखी गई, बताया जा रहा है तकरीबन 7-8 चिट्ठियां लिखी थी विनय तिवारी ने, और ये बताया था कि किस तरह से लचर कार्रवाई कर रहे हैं चौबेपुर एसओ विकास दुबे के खिलाफ, या अलग अलग अन्य मामलों में भी, एक जुआ पकड़ने का मामला है, एक पशु चोरी का मामला, ऐसे कई मामले थे। तो अभी तो जो कानपुर पुलिस की ओर से हम लोग को जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सीओ साहब ने ये चिट्ठी लिखी तो ज़रूर थी, लेकिन ऑफिशियली जो उनका डिस्पैच रजिस्टर होता है कि उनके दफ्तर से एसएसपी के दफ्तर को भेजी नहीं गई थी। हालांकि टेक्निकल चीज़ें हैं, अब जांच भी एक चल रही है, जांच के बाद तमाम चीज़ें साफ हो पाएंगी। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि तुरंत जांच हो और जो सवाल लगातार यूपी पुलिस पर उठ रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार पर उठ रहे हैं, उन सवालों का जवाब सामने आ सके। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए। इधर कानपुर देहात के चौबेपुर थाना पुलिस ने 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इन पर बदमाशों की मदद का आरोप लगा है। गिरफ्तारी 3 लोगों की हुई है, जिनमें 2 महिलाएं हैं। और इस हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियारों के बारे में एसटीएफ को पुख्ता सबूत मिल गए हैं। जिस राइफल का इस्तेमाल 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में किया गया, उसके साथ एसटीएफ ने विकास दुबे को 2017 में गिरफ्तार किया था, लेकिन 2018 में कोर्ट के आदेश पर इस राइफल को रिलीज कर दिया गया। कानपुर के खूनी खेल में इस्तेमाल हुए असलहे का हुआ खुलासा। अब तक की जांच में साफ हुआ है कि कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत के लिए जिम्मेदार असलहे के साथ ही अक्टूबर 2017 में विकास दुबे लखनऊ के कृष्णानगर इलाके में गिरफ्तार हुआ था। तब यूपी एसटीएफ ने विकास को गिरफ्तार किया था और उसके पास से 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल बरामद हुई थी। लेकिन अप्रैल 2018 में यह राइफल कोर्ट के ऑर्डर से रिलीज कर दी गई। तब दीपक दुबे इस राइफल को रिसीव करके ले गया था। बताया जाता है फर्जी कागजातों से विकास ने अपने भाई दीपक के नाम पर इस राइफल का लाइसेंस बनाया था और विकास अपने पास इसी राइफल को रखता था। अभी तक की जांच में सामने आ रहा है कि 2 जुलाई की रात हुए खूनी खेल में इसी राइफल का इस्तेमाल हुआ था। इसका मतलब साफ है कि पुलिस की हल्की कार्रवाई अब पुलिस के ऊपर ही भारी पड़ रही है। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। इधर गौतम बुद्ध नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। 2 कारतूस और तमंचा मौके से मिले हैं। एक चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। रबुपुरा थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है, तो जहां पर पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो एनकाउंटर के बाद एक बदमाश की गिरफ्तारी हुई है। 2 कारतूस और तमंचा मौके से पुलिस ने बरामद किया है और चोरी की एक बाइक भी बरामद की गई है। मुठभेड़ की एक और खबर, बरेली के फतेहगंज और सुभाष नगर थाने की पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 3 अलग अलग जगहों पर यह एनकाउंटर हुआ है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार पुलिस ने किया है, जिसमें 25,000 का एक इनामी बदमाश अनीस भी शामिल है। ताबड़तोड़ एनकाउंटर मुठभेड़ की खबरें लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही है। फतेहगंज और सुभाष नगर पुलिस को भी एक कामयाबी मिली है। 3 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर, 3 बदमाश पकड़े गए और यहां पर तीनों ही जगहों पर पुलिस ने कामयाबी हासिल की। 25,000 का इनामी बदमाश अनीस भी शामिल है। इधर नोएडा में माफिया की कमर टूट गई है। नोएडा कमिश्नर आलोक सिंह की अगुवाई में गैंगस्टर्स पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक ऑपरेशन क्लीन के तहत सुंदर भाटी और अनिल दुजाना गैंग समेत 6 गैंगस्टर के सदस्यों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। 12.5 करोड़ से ज्यादा की आरोपियों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बुद्ध नगर में 6 प्रमुख संगठित अपराधियों के गैंग्स हैं, जिनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई लंबे समय से की गई है और इन गैंग्स के जो प्रमुख हैं वो विभिन्न जेलों में निरुद्ध हैं। इन गैंग्स के आपराधिक कृत्यों से जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं और जो आर्थिक गतिविधियां उन्होंने अपनी संचालित की हैं, उस पे कानूनी कठोर कार्रवाई की गई है पिछले 2 दिनों में और लगभग 11.5 करोड़ की इनकी संपत्तियां जो इन्होंने अपराध से अर्जित की हैं, उनको राज्य के हित में कुर्क करने के
आदेश दिए गए। हालांकि इसी सुंदर भाटी और अनिल दुजाना को जो पकड़ने गई थी पुलिस की टीम, तो पैर वापस खींचने पड़े थे लोगों के विरोध को देखते हुए। इधर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने आरोप लगाया कि राज्य में ब्राह्मण समाज को हाशिए पर डालने की कोशिश चल रही है। जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद के नाम एक चिट्ठी लिखी जिसमें पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों की हत्याएं और जानलेवा हमले के मामले बढ़े हैं, ये जिक्र किया। लेकिन उनका आरोप है कि राज्य सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। प्रसाद के मुताबिक राज्य के ब्राह्मण समाज के लोग उपेक्षित और अपमानित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस अन्याय को रोकने के लिए पूरे समाज को आगे आना पड़ेगा। उनके मुताबिक ब्राह्मण चेतना परिषद इसके लिए अब हर जिले में ब्राह्मण चेतना संवाद करेगा। सोशल मीडिया के जरिए ब्राह्मण समाज के ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ संपर्क किया जाएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है एक बार फिर से आपका। बात 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। आंसर शीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। आपको बता दें, गलत प्रश्नों के विवाद को लेकर ऋषभ मिश्रा ने एक याचिका लगाई है और इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी है। चलिए, कोरोना का हाल क्या है वो भी जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा अब 27,700 के पार पहुंच चुका है, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 8,718 है। पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में 933 नए मामले सामने आए, 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 809 पहुंच चुका है, जबकि 19,000 से ज्यादा लोग अब तक ठीक हुए हैं। इसी के साथ यूपी सरकार लगातार टेस्ट की संख्या में भी इजाफा कर रही है। अब प्रदेश में 26,000 के करीब टेस्ट की संख्या पहुंच चुकी है प्रतिदिन। स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि सरकार लगातार टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि मार्च में हम पहले सिर्फ 200 टेस्ट रोज करते थे, लेकिन अब 28,000 टेस्ट रोज कर रहे हैं। हमने अपने टेस्टिंग कैपेसिटी को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। 8 मार्च में हमारा 200 होता था प्रतिदिन, और आज हम लगभग 28,000 टेस्टिंग प्रतिदिन कर रहे हैं। और इससे हमको ये भी पता लग रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग हर जनपद में बढ़ा रहे हैं, अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं। इससे हमको जानकारी भी होना चाहिए कि हमारे समाज में कितना इन्फेक्शन बढ़ा है और पॉजिटिव केस कितने हमारे निकल रहे हैं। इसको हम जितना आगे निकाल के इनका उपचार के लिए हम लोग तैयार करते हैं, उतना ही हमारा मृत्यु दर कम होगा। तो पॉजिटिव सैंपलिंग ज़्यादा से ज़्यादा करना और उसमें उपचार के लिए उनको भेजना, क्योंकि 80% एसिम्प्टोमेटिक आते हैं, उनको हम 10 दिन के अंदर या 12 दिन के अंदर ही उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी इस तरह के केसेस भी हैं जहां लोग पहले से कुछ अन्य बीमारी से परेशान है, तो उनको भी देखना हम लोग का काम है। हालांकि 21 मार्च को पहली बार प्रधानमंत्री ने कोरोना को लेकर के बात कही थी और देश को संबोधित किया था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था, लेकिन मार्च से पहले के टेस्ट की बात कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के। इधर कानपुर देहात के रूरल थाना क्षेत्र के बनीपारा गांव में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। गांव वालों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। और कानपुर में 13 दिन से लापता युवक के परिजनों ने सड़क पर जमकर हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि मामले में शिकायत के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस थाने से बिना शिकायत सुने ही भगा दिया गया, जिससे गुस्साए परिजनों ने लोगों के साथ मिलकर हंगामा किया। पुलिस पर लापरवाही का आरोप इनकी ओर से लगाया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक युवक के अपहरण के बाद 30 लाख की रंगदारी मांगी गई, जिसके बाद थाने में परिजनों ने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत सुनी नहीं। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।